आपका स्वागत है शेयर बाज़ार सबका अधिकार में। और इस शो में जो है हमारी जो है मुहिम वही रहने वाली है कि हम व्यूअर्स से जो है उनकी क्वेरीज लें। लेकिन याद रखिए इस बार जो है क्यूआर कोड आएगा आपके स्क्रीन पे। इस क्यूआर कोड के ज़रिए जो है आप जो है व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और याद रखिए इसमें आपके स्टॉक के नाम, स्टॉक की क्वांटिटी और क्या बाइंग प्राइस है उसकी डिटेल्स भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा जो है आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या ये शॉर्ट टर्म रहेगा, क्या वो लॉन्ग टर्म रहेगा, उसके भी डिटेल्स दीजिएगा। और हम अपने गेस्ट से जो है उनकी राय लेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन ये सब चीज़ के पहले जो है हम लोग मूव करते हैं पॉलीकैब की तरफ। और पॉलीकैब की जो तीसरी तिमाही में नतीजे अच्छे रहे हैं, करीब 11% की जो है बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे आय में। और आप देख सकते हैं 20% की ग्रोथ पैट में आई है। मार्जिन के भी सुधार देखने मिले। लेकिन इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी इंदिर जयसिंह जी और सीएफओ गंधर्व टोंकिया जी। तो सबसे पहला सवाल जो है गंधर्व सर आपके लिए रहेगा। गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में, मार्जिन भी प्रेटी गुड रहे हैं तीसरे तिमाही में। और आगे जाते हुए सबसे पहला बात, मार्जिन आउटलुक क्या रहेगा और FY26 वित्त साल 2026 का क्या आंकड़ा रहेगा, गंधर्व जी ज़रा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे हमें बुलाने के लिए। आपने सही कहा, तीसरी तिमाही में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ये कंपनी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी तिमाही में लगभग 5,200 करोड़ का हमने काम किया है। 9 महीने के अंदर हमने 15,000 करोड़ का काम किया है, वो भी पहली बार हुआ है। आपने जो बोला प्रॉफिटेबिलिटी का, एबिटा का, वो सही है। इस तीसरी तिमाही में हमारा एबिटा में एक्सपांशन दर्ज हुआ है। एंड जो हमारी 11 से 13% की एबिटा मार्जिन की रेंज है, तीसरी तिमाही में उससे बेटर काम किया है। जहाँ तक आगे के सालों की बात है, आपको ध्यान होगा करीब 4 साल पहले हमने प्रोजेक्ट लीप चालू किया था, जो कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट था। कई सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टारगेट्स थे उस प्रोजेक्ट लीप के अंदर, पर एक बड़ा टारगेट था कि हम 5 साल में, 2021 से 2026 तक की जर्नी में, 5 साल में 20,000 करोड़ का टॉप लाइन कर लेंगे। हमने कैलेंडर ईयर 2024 में ऑलरेडी 21,000 करोड़ का काम कर लिया है। तो हमने जो गाइडेंस दिया था हमारे स्टेक होल्डर्स को, ऑलरेडी हमने ओवर अचीव कर लिया है टाइम फ्रेम के पहले। कल बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चालू करेंगे 2030 को ध्यान में रखते हुए। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्प्रिंग। एंड अगर मैं बड़ी बड़ी बातें आपको उसके बारे में बताऊं, तो जो हमारा कोर केबल एंड वायर बिजनेस है, वहां हमें लगता है कि हम इंडस्ट्री की 1.5x रेट पे, मतलब कि 1.5 गुना तरीके से हम काम करेंगे और ग्रो करेंगे। वहां पे 11 से 13% एबिटा मार्जिन पे काम करते रहेंगे। जहाँ तक एफएमईजी की बात है, वहाँ पे हमें लगता है कि हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ से 2 गुना तरीके से 2 गुना बढ़ोतरी दर्ज करेंगे। और एफएमईजी बिजनेस के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होकर 8 से 10% के बीच में पहुंच जाएगा। एक्सपोर्ट्स लगभग लगभग 10% या उससे ज़्यादा हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए आगे के सालों में। सो इन ऑल, जैसे आपने बोला, आगे भी अच्छा मोमेंटम है और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि कंपनी ऐसे ही बढ़ोतरी दर्ज करती रहेगी आगे के सालों में। गंधर्व जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही रहेगा। एक चीज़ जो आपने FY26 के लिए टॉप लाइन गाइडेंस दी थी 20,000 करोड़ की, वो तो FY25 के 9th मंथ में ही 15,000 करोड़ को पार करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब अपडेटेड अगर गाइडेंस की बात करें तो वो क्या होगी? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोजेक्ट लीप के अंदर जो 20,000 करोड़ का हमने गाइडेंस दिया, तो वो कैलेंडर ईयर 2024 में अचीव हो चुका है। तो अगले 5 साल के लिए हमने नया गाइडेंस बनाया है, जिसमें हमें लगता है कि इंडस्ट्री के सामने केबल एंड वायर में हम 1.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज करेंगे, और एफएमईजी बिजनेस में इंडस्ट्री रेट से ग्रो होगी उससे 2 गुना दर्ज करेंगे। तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हमने जिस तरह का पहले परफॉर्मेंस किया है, उसी तरह का परफॉर्मेंस आगे के सालों में करते रहेंगे। बिल्कुल गंधर्व जी। तो अगला सवाल मेरा इंदर जी आपसे रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड रहा और आने वाले समय में भी कौन से सेगमेंट में हमें अच्छा डिमांड बनता हुआ नजर आ सकता है? आज की तारीख में तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिवीजन में भी बहुत डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी काफ़ी डिमांड है कि हर जगह गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग को हर गांव में लाइट देनी है, हर गांव में पावर की कैपेसिटी क्वालिटी अच्छी करनी है। ऑप्टिकल फाइबर का भी हर जगह वाईफाई एवरी विलेज में पहुंचाना है। और प्राइवेट इंडस्ट्री भी डिमांड को देखते हुए सब एक्सपांशन कर रहे हैं। स्टील वाले, सीमेंट वाले, फार्मा वाले, मेटल वाले, सब, क्योंकि डिमांड आगे दिखती है। तो एवरीबडी इज एक्सपांडिंग। तो इस हिसाब से डिमांड तो इंडिया में काफ़ी है। प्लस आज की तारीख में अगर हमारे कंट्री की रिस्पेक्ट होने के कारण हमारे
पीएम के नाम पे एक्सपोर्ट का भी काफी स्कोप है। हर कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ काम करें। तो अभी सवाल है कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी हम जितनी बढ़ाते जाएंगे एज पर डिमांड एंड बराबर सप्लाई चेन सबको बराबर ठीक रखेंगे तो डिमांड की तो कमी नहीं है। मतलब आज की तारीख में हमें हमें अपनी तरफ से सब तरफ से रेडी रहना है। जब हमारी पूरी कोशिश है कि कैसा हम इसको डिजिटल करें, कैसा हम लोग इसको सप्लाई चेन को ठीक करें और कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रोसेस सिस्टम बढ़ाएं, सब डिवीजन को हम पूरा सीरियसली ले रहे हैं। और लगता है कि आगे डिमांड ऐसी रहेगी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है अभी रुकेगी नहीं। जी बिल्कुल। और गंधर्व सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि जो प्राइसिंग देखने मिल रही इन्वायरमेंट अभी क्या रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, और अगर थोड़ी सी अगर आप लाइट थोड़ा फेंके आपके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में, तो इसका ओवरऑल आउटलुक क्या रहने वाला है? जैसा आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्री में इन जनरल जो मेटल में प्राइस मूवमेंट होता है या जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट होता है वो एंड कस्टमर को हर महीने के महीने पास ऑन कर दिया जाता है। हम जैसा कि आप जानते हैं कंपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है तो हम भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन जो हमारी गाइडेड रेंज थे उसके अंदर ही रहा है 11 से 13% के बीच में 9 महीने में, और तीसरी तिमाही स्पेसिफिक में 13% थोड़ा बेटर है। तो हमने जितना भी प्राइस मूवमेंट हुआ है एंड कस्टमर को पास ऑन कर दिया है, और हमें लगता है आगे क्वार्टर के अंदर भी हम इसी गाइडेड रेंज में काम करते रहेंगे। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल इंदर जी आपके लिए होगा। ज़रा एक्सपोर्ट बिजनेस पर थोड़ी रोशनी डालिए, बताइए कि वहाँ किस तरह का आउटलुक नज़र आ रहा है, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है? एक्सपोर्ट की डिमांड तो काफ़ी है। एक्सपोर्ट की डिमांड मतलब हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा ही एक्सपोर्ट की डिमांड है। पर इसमें पूरे सिस्टम्स, क्योंकि आज की तारीख में हर एक जना चाहता है हमें डिलीवरी फास्ट मिले, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, उसको स्टॉक को रखना, उसकी शिपिंग को बराबर करना, मतलब वो हिसाब से डिमांड काफ़ी है। इवन वर्ल्ड के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं जिसमें ग्रीन सोलर है, विंड है, ऑयल एंड गैस है, माइनिंग है, मेटल है, सबकी डिमांड सब जगह से आ रही है। अफ्रीका से भी डिमांड अच्छी है, यूएस से भी डिमांड अच्छी है, यूरोप से भी डिमांड अच्छी है। हम लोग उतनी कैपेसिटी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट की हमने अलग फैक्ट्री लगाई है जिसके लिए हमारी वो फैक्ट्री 6 महीने में चालू हो जाएगी। वो जैसे ही चालू हुई हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो स्लोली स्लोली हम इसको, आज की तारीख में हम सोच रहे हैं 8 से 10 टका करेंगे, पर मुझे लगता है हमारी 10 से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और हम उसको बराबर मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। तो इंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे तमाम पहलुओं पर बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। गंधर्व जी आपका भी, और आपको, आपके पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कारोबार ऐसे ही बेहतर और बेहतरीन बना रहे, यही हमारी कामना है। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए, तो ये था पॉलीकैब का मैनेजमेंट, और नतीजों से उत्साहित, और जो पूरा उनका गाइडेंस था उससे पहले ही उन्होंने कई मोर्चे पर जो है वो अपने लक्ष्य हासिल किए हैं, तो इस वजह से आत्मविश्वास भी पूरी तरह से बना हुआ। इस बीच मैं कुणाल परार को, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार को जोड़ता हूं अपने साथ। कुणाल, गुड मॉर्निंग। पॉलीकैब पे ही राय दीजिए। और हम देख रहे हैं कि चाहे हम प्रॉफिट के फ्रंट पे बात करें, चाहे हम आय के फ्रंट पे बात करें, मैनेजमेंट को हम सुन रहे थे, उनकी एक्सपोर्ट्स प्लान हो या फिर उनकी आगे के आउटलुक, यहाँ तक कि उन्होंने जो टारगेट सेट रखे थे वो भी समय से पहले अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें बताइए, पॉलीकैब इन सारे पहलुओं के लिहाज से आपको कैसा लगता है? वेल, पॉलीकैब फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 4350 का राउंड है, और आली चार्ट पे ऑलरेडी एक बुलिश रिवर्स फॉर्मेशन बना ही दिया है। मैं कहूंगा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 6350 का राउंड हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एसएल थोड़ा सा बड़ा आ सकता है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। एसएल जो आएगा 5980 का आएगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एसएल बड़ा है तो टारगेट भी उतना ही बड़ा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिस्क रूट काफी अच्छा है। 5975 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 6340 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 6615 पहला टारगेट होगा, जो इसका रिसेंटली हाई भी है। वो 6615 जैसे ही क्रॉस करेगा ये वन वे डायरेक्शन में आपको 7100 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। यानी कि 11 से 12% की मोमेंटम ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 5975 के एसएल से। के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बस ठीक है सर।
बताइए। सर अदानी विल्मर के बारे में पूछना था। 500 शेयर हैं, 421 रुपए का रेट है मेरा। अच्छा, तो क्या होल्ड करें या कुछ ऐड करें या निकल जाएं? बहुत टाइम से 600 से लिया था, फिर ये थोड़ा और ऐड किया, 421 तक पहुंचा हूं अभी। जी ठीक है। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा अडानी विल्मर देखिए, 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन। अगर एवरेज कॉस्ट इनका 421 के आसपास का आता है, और यहाँ पे अगर हम चार्ट पे भी देखें तो 420 नहीं, 420 के नीचे अगर देखें 415, ये एक वो लेवल है जहाँ से हमेशा अडानी विल्मर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले। इस पूरे साल जब भी अडानी विल्मर 415 के आसपास आया, वहाँ से हमें कहीं ना कहीं आसपास से ही सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। अभी भी 2 साल के लो लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ से कितने चांसेस है ऊपर जाने के, कब तक जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। वेल, मेन कंसर्न ये है कि स्टॉप लॉस बताए तो बताए कौन सा, क्योंकि उनकी खरीदारी 400 के ऊपर के लेवल के 427 का है और अभी चल रहा है स्टॉक 263, यानी आप कह सकते हो कि स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और अभी स्टॉप लॉस रखे तो रखे कौन सा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो नीचे जो लिस्टिंग डेज का जो लो आ रहा था 227 के अराउंड का, वो एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं। उसके पहले का कोई भी एसएल नहीं है और मैं कहूँगा एक बार आप इसको होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में आपको इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, उसके बाद ही ये स्टॉक आपको मोमेंटम दिखाएगा। ये स्टॉक अगर ऊपरी लेवल पे 278 या 280 को सस्टेन करता है तो आप वहां पे एक बार एवरेज करके भी चल सकते हो, क्योंकि वहां से हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है 335 तक ही। आप वैसे करके आप अपनी एवरेज जो है वो शॉर्ट टर्म में नीचे ला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे आपके प्राइस पे आने के लिए। जी बिल्कुल, ऊपरी लेवल पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वॉच करने के लिए अडानी विल्मर के लिए, कुणाल कह रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और ये हैं प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, और आपका स्टॉक कौन सा है? सर मेरा अप्रैल का स्टॉक है, 157 है, 218 के रेट से। जी बिल्कुल, और सर आप लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं कि ये आपकी शॉर्ट टर्म व्यू है? सर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रखा है, 3-4 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, तो 3 से 4 महीने की होल्डिंग की बात है। करंट लेवल से देखें तो थोड़ी सी माइनर करेक्शन है, 218 में खरीदारी है और अभी करंट लेवल्स 206 रुपए का है। कुणाल, 3 से 4 महीने का व्यूज हैं, टेक्निकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं BHEL की आगे जाते हुए? व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। फिलहाल स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है नीचे 198 का, मैं कहूंगा 198 का आप ऐसे मेंटेन कीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें तो 221 से 221 जैसे ब्रेक होगा, ये आपको 240 तक के लेवल दिखा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका, हमारे निवेशकों का आपने मार्गदर्शन किया, उन्हें सही राह बताई और आगे भी हम आपसे इस तरह से राय लेते रहेंगे। फिलहाल इस शो में जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर बाजार सबका अधिकार में फिलहाल तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पुणे में हुए रोड शो में उद्योग समूहों और निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक गतिविधियों और निवेश की संभावनाओं का प्रदेश है। जब यहाँ निवेशकों की बात कर रहे हैं और मैं जब आपको निमंत्रण देने आया हूं, हमने अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्थान पर आमतौर पर इन्वेस्टर समिट जब भी होती थी तो हमें इंदौर में बार बार अच्छा मौका मिलता था, और आप सबके माध्यम से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बहुत अलग प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले समय की कल्पना अगर करें, हमारे लिए आज की स्थिति बन गई है कि इंदौर अब हमारे लिए ग्लोबली रूप से एक अलग महत्व रखता है। उसके लिए बड़ी संभावना कितने कितने प्रकार की, अगर स्वच्छता की बात करें तो हमारे पास सबसे स्वच्छ शहर में पूरे देश में 7 बार से लगातार अगर ये हम अपनी साख बना के रख रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश की हमारी एक तरह स्वच्छता की राजधानी हो गया इंदौर, जो व्यापार व्यवसाय की राजधानी भी है, जिसके माध्यम से हम अलग प्रकार से पहचान पाते हैं। और इंदौर के पास का पीथमपुर औद्योगिक नगरी, कई सारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनका पीथमपुर से विशेष संबंध है, और केवल पीथमपुर नहीं, अब तो मंडीदीप भी हमारा आगे बढ़ गया है। अब ये छोटी छोटी इन्वेस्टर समिट करके हम एक तरह से अपने यहाँ वर्तमान में उद्योग की क्रांति की तरह बढ़ रहे हैं।
कितने प्रकार से हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। रोड शो जब हम करने देश में जा रहे हैं, चाहे मुंबई का हो, कोयम्बटूर का हो, कलकत्ता का हो, बेंगलुरु का हो, हर जगह रिस्पांस जबरदस्त आ रहा। और पूना अभी आपके बीच में से जिस प्रकार से रिस्पांस आया, वाकई मेरा हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको आश्वस्त करता और एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जब हमारी इन्वेस्टर समिट रीजनल हो चुकी है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 तारीख को होने वाली है। उसके पहले हमने, यद्यपि कई सारे हमारे सभी सुयोग्य अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की सारी पॉलिसियों पे बात की है, लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारी आकर्षक पॉलिसियां सभी सेक्टर को लेकर के, एजुकेशन, हेल्थ, माइनिंग, फार्मा, जिस भी क्षेत्र में हर एक सरकार के विभाग के द्वारा आकर्षक से आकर्षक पॉलिसी है। अभी मैं मजाक कर रहा था मेहता जी को बताते हुए, आप कभी महसूस करेंगे, मैं खोल के नहीं बताऊंगा, आप सब समझते होंगे। हमारे मध्य प्रदेश वो इस कारण से भी जाना जाता है कि हमारे यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होती और किसी प्रकार की दूसरी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप इंडस्ट्री लगाओ, केवल आजकल तो तकनीक का जमाना, यहाँ से आप कंडक्ट करोगे, वहां से आप अपना काम चलाते रहोगे, सब अपना अपना काम करते हैं। हमारे में से कई सारे लोग यहाँ मेरे बैठे हुए उद्योगपतियों से भी, और कई जो सामने बैठे वो लोग भी है। मैं भी लगभग 20-25 साल से सरकारी अलग अलग पदों पे रह चुका हूँ। मैं अभी मजाक कर रहा था मेहता जी से कि आपकी भी हमारी इंडस्ट्री 15 साल से चल रही है, लेकिन मुझे ही नहीं, इंदौर से उज्जैन की दूरी दूर नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, अभी 1.25 साल से मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का मुझे नहीं मालूम। ये हमारी काम करने का तरीका है कि सब अपना अपना काम करे, इजी काम करे, कहने के लिए नहीं। इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर सभी सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके हर क्षेत्र में, IT का सेक्टर भी हमारा बहुत आकर्षक है।